हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में क्लास 10 सीजीबीएसई मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 20, 21 एंड 22 एंड नेक्स्ट एक्सरसाइज। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, इफ द पीथ टर्म इज क्यू। मतलब पीथ टर्म का मतलब क्या है कि जो एपी है, ए पीथ टर्म इज क्यू है एंड क्यूथ टर्म इज पी एंड ए क्यू विल बी पी ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, देन प्रूव दैट। हमको ये दोनों कंडीशन दिया हुआ है, ये पहला कंडीशन है, दूसरा कंडीशन, और प्रूफ करने बोल रहा है कि ए प्लस क्यू टर्म जो होगा, ए पी प्लस क्यू टर्म विल बी जीरो। ये हमको प्रूफ करना है क्वेश्चन में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 को हम लोग देखते हैं। पहले गिवन डेटा लिखते हैं 20, गिवन दैट पीथ टर्म, क्वेश्चन में क्या गिवन है देखो, पीथ टर्म इज क्यू एंड क्यूथ टर्म इज पी। गिवन दैट पीथ टर्म मतलब क्या है, एपी विल बी क्यू। तो एपी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू क्यू, इक्वेशन 1 हो जाएगा। ठीक है, एंड क्यूथ टर्म मतलब ए क्यू की वैल्यू कितनी है, पी। तो ए क्यू का फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू पी। ये दोनों क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहां पर लिख लेते हैं हम लोग टू प्रूफ। प्रूफ क्या करना है, ए पी क्यू टर्म, तो ए पी क्यू टर्म विल बी जीरो। तो ए पी क्यू टर्म क्या होगा देखो, ए प्लस, जैसे यहां पर एन रहता था तो आप क्या लिखते थे, एन माइनस वन। तो अभी पी प्लस क्यू है तो पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू जीरो। ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, ए निकालना पड़ेगा और डी निकालना पड़ेगा। तो ए और डी कैसे निकलेगा, तो इक्वेशन 1 से और इक्वेशन 2 से मिलेगा। इक्वेशन 1 में देखो यहाँ ए है, यहाँ भी ए है, तो इसको एलिमिनेशन मेथड से हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ए प्लस, अच्छा इस d को अंदर जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, pd, और इस d को जब मैं 1 के साथ करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस डी इज इक्वल टू क्यू। उसी तरीके से इस d को जब मैं q के साथ करूंगा तो ये तो a रहेगा और ये हो जाएगा qd, और d को जब मैं माइनस वन के साथ करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस डी इज इक्वल टू p। अब जब दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन तो चेंज करना पड़ेगा, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, दिस विल बिकम प्लस। सो प्लस ए माइनस ए कैंसल, और हमारे पास यहाँ कितना बचा देखो, पी डी माइनस क्यू डी इज इक्वल टू क्यू माइनस पी। ये हमारे पास जो है बचा हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद यहां देखते हैं आगे, इन दोनों से जो है एक चीज मैं कॉमन निकाल सकता हूं, वो क्या है, डी। तो जब मैं डी कॉमन निकालूंगा तो अंदर में क्या बचेगा, पी माइनस क्यू, और यहाँ क्या बचेगा, क्यू माइनस पी। अब अगर मैं इसमें क्या करता हूं, माइनस वन कॉमन ले लेता हूं, तो जब भी मैं माइनस कॉमन लेता हूं सबके साइनें चेंज हो जाती हैं। तो जो पहले प्लस पी था वो क्या हो जाएगा माइनस, और जो पहले माइनस क्यू था वो हो जाएगा प्लस। ऐसा इसलिए क्यों, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के दोनों वैल्यूज क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो है क्या वैल्यू मिल गया, अच्छा ये डी और डी भी कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों डी भी कैंसिल हो जाएंगे। तो देखो अब हमारे पास जो है डी की वैल्यू हमको क्या मिल गई, डी की वैल्यू हमको मिल गई है जीरो। ठीक है, अब जब d की वैल्यू हमारे पास जीरो है तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए दोनों साइड से क्या हो गए, कैंसिल हो गए, सॉरी जीरो नहीं होगा, ये तो इधर जाके डिवाइड करेगा, सॉरी। ठीक है, ये एक्चुअल में ऐसा होगा, यहां से आप देख सकते हो कि d की वैल्यू जब निकालेंगे तो ये पूरा टाइम इसको मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाके इसको क्या करेगा, डिवाइड। सो q माइनस पी अपॉन q माइनस पी, दोनों डिवाइड होगा, और डिवाइड होने के बाद कितना बचा, 1। तो यहाँ पर माइनस डी इज इक्वल टू 1 है, सो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस वन आएगी। तो हमारे पास डी की वैल्यू है माइनस वन। ठीक है, चलो अब डी की वैल्यू आ गई, अब ए की वैल्यू निकालते हैं। तो इसको क्या करते हैं, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। सो पुट इन इक्वेशन 1। तो जब इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन 1 है क्या, ए और p माइनस वन और इंटू डी है, तो डी के जगह माइनस वन इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो a प्लस, ये माइनस वन को जब p के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस p, और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस वन इज इक्वल टू क्यू। ये हमारे पास हो जाएगा। अब अगर यहां से हम लोग a की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो सबसे पहले देखो, ये माइनस पी इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस पी, तो हो जाएगा p, और q तो अपना पोजीशन चेंज किया ही नहीं, दैट्स वाई ये क्या रहेगा, प्लस q, और ये जो प्लस वन है ये इधर जाके कितना हो जाएगा, माइनस वन। तो हमारे पास a भी मिल गया और d की वैल्यू भी जो है हमको मिल गई। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग इस
पी क्यू ए पी प्लस क्यू टर्म निकालते हैं। तो देखो आगे, सो ए पी प्लस क्यू टर्म कितना होगा इसका फॉर्मूला, तो ए प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी होगा। ठीक है, अब देखो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, ए की वैल्यू है हमारे पास पी प्लस क्यू माइनस वन। ठीक है, फिर प्लस, और ये तो ब्रैकेट वाली वैल्यू कितनी है, पी प्लस क्यू माइनस वन और डी की वैल्यू माइनस वन। ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो देखो ये कितना हो जाएगा, p प्लस क्यू माइनस वन, माइनस जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस p, यह हो जाएगा माइनस क्यू, और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस वन। तो देखो प्लस p माइनस p प्लस क्यू माइनस वन प्लस वन, सब के सब कैंसल और हमारे पास कितना आ गया, जीरो। सो हेंस प्रूव्ड, हमारे पास आंसर कितना आ गया, a प्लस पी क्यू टर्म विल बी जीरो। तो यहाँ पर हमारा काम जो है कंप्लीट होता है, क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, pth term, qth term and rth term of an arithmetic progression are a, b and c respectively। सो सबसे पहले तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 में गिवन लिख लेते हैं, उसके बाद आगे क्वेश्चन को जो है हम लोग देखेंगे। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है, देखो गिवन दैट कौन कौन से टर्म्स हमको गिवन है, p q एंड rth टर्म। ठीक है, सो pth टर्म मतलब क्या होगा, देखो ap, qth टर्म मतलब क्या होगा aq, rth टर्म मतलब कितना होगा ar। ये तीनों चीजें हमको गिवन है और इनकी वैल्यूज कितनी है, देखो स्मॉल a स्मॉल b और स्मॉल c। सो ap की वैल्यू है स्मॉल a, इसकी वैल्यू है स्मॉल b, इसकी वैल्यू है स्मॉल c। इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो ap का फॉर्मूला क्या बनेगा, अब देखो यहाँ भी a है यहाँ भी a है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना, इसीलिए मैं इसको ऐसा लिख लेता हूँ, चलो कैपिटल AP इसको कैपिटल A लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो स्मॉल a b के साथ। ठीक है, और इसके फर्स्ट टर्म को भी हम लोग लिख लेते हैं कैपिटल A प्लस डी, सॉरी p है pth टर्म है, तो p माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू a। कैपिटल A लिखने का पर्पस क्या था कि इधर भी हमारे पास a है इधर भी a है, तो उससे कंफ्यूजन ना हो करके हमने फर्स्ट टर्म को क्या ले लिया, कैपिटल A। आप वहां पर लिख सकते हो लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ द AP इज कैपिटल A करके। AQ का फॉर्मूला क्या होगा, देखो a प्लस यहाँ आ जाएगा q माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू b। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। उसी तरीके से ये जो हमारे पास थर्ड है आर्थ टर्म, इसको कैसे लिखा जा सकता है, सो a प्लस आर माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू सी। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब इसके बाद आगे पढ़ते हैं, देखो देन प्रूफ दैट, हमको ये प्रूफ करना है कि a q माइनस आर प्लस बी आर माइनस बी प्लस सी पी माइनस क्यू इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, जीरो। ठीक है, तो इसको पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पर प्रूफ करना है a इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी इंटू आर माइनस बी प्लस सी इंटू पी माइनस क्यू इज इक्वल टू जीरो। अब देखो स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c तीनों की वैल्यूज हमको पता है, तो लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं और हम लोग क्या करते हैं, राइट हैंड साइड को लेकर आते हैं। इसको प्रूफ करने के वैसे अलग अलग मेथड्स और भी होते हैं, लेकिन हमको क्या करना है अभी, देखो यहाँ पर लिख सकते हो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड करके, और मैं डायरेक्टली a की वैल्यू पुट कर रहा हूँ। देखो स्मॉल a की वैल्यू इक्वेशन 1 से कितनी है, सो a प्लस p माइनस वन इंटू डी, ये है, ये एक a की वैल्यू है। ठीक है, फिर इसके बाद q माइनस आर, तो देखो यहाँ पर हम लोग रख देंगे q माइनस आर। थोड़ा सा तो बड़ा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा ही। ठीक है, अब देखो b की वैल्यू हमारे पास कितनी है, a प्लस q माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये हमने b की वैल्यू रख दी, फिर यहाँ पर आएगा r माइनस पी। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग रखते हैं प्लस c की वैल्यू। देखो c की वैल्यू हमारे पास कितना है, a प्लस r माइनस वन इंटू डी, और फिर यहाँ पर हमारे पास क्या है, देखो p माइनस क्यू, ये हमने रख दिया। अब चलो अंदर मल्टीप्लाई करते जाते हैं। देखो a का जब q के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा a क्यू, a का जब r के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ए आर। अब देखो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा समझा रहा हूँ, पहले तो d का मल्टीप्लीकेशन इसके साथ होगा तो ये बनेगा pd,
फिर इस PD का Q के साथ होगा तो ये हो जाएगा PDQ, और फिर इसका जब R के साथ होगा तो ये हो जाएगा PDR। ठीक है, आप पहले इसको सॉल्व भी कर सकते हो, D को पहले अंदर मल्टीप्लाई कर लेना, फिर उसके बाद इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेना, सिंपली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ही है। अब D का मल्टीप्लीकेशन होगा -1 के साथ तो ये हो जाएगा -D, तो -D का जब Q के साथ होगा तो ये क्या हो जाएगा -DQ, और -D का जब -R के साथ हो जाएगा तो ये हो जाएगा DR। और अगर नहीं आएगा तो जैसा मल्टीप्लिकेशन आता है वैसे कर लेना, लास्ट में सारे टर्म्स कैंसिल होने ही वाले हैं। ठीक है, अब देखो a को जब r के साथ करोगे तो ये तुमको मिलेगा AR, a को जब p के साथ करेंगे तो ये मिलेगा a इंटू p। फिर इसी तरीके से इस d को जब इसके साथ करेंगे तो ये मिलेगा QD, और QD को जब r के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा QDR। फिर QD को जब -p के साथ करेंगे तो ये हो जाएंगे -QDP। फिर देखो इस D का जब -1 के साथ करेंगे तो हो जाएगा -D, और -D को जब R के साथ करेंगे तो हो जाएगा -DR, और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे +DP। ठीक है, अब इस A का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ फिर से करते हैं। देखो तो हमको क्या मिलेगा यहाँ पर, फिर से A का जब P के साथ करेंगे तो ये मिलेगा हमको AP, फिर A का जब -Q के साथ करेंगे तो ये मिलेगा -AQ, फिर उसके बाद सिमिलरली इस D का जब R के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा RD, फिर RD का जब P के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा RDP, फिर इस D का जब -1 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा -D, और -D R का हमने RD का किसके साथ किया, P के साथ। अब RD का -Q के साथ भी होगा तो RD यहाँ पर आ जाएगा -RDQ। फिर इसी तरीके से D का जब -1 के साथ करेंगे तो हो जाएगा -D, और -D को जब P के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा -DP, और -D को जब +Q के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा +DQ। अब आप चेक कर लो, इसमें से सारे के सारे टर्म्स क्या होने वाले हैं, कैंसल होने वाले। जैसे यहाँ देखो हमारे पास क्या है +AQ, कहीं ना कहीं देखो -AQ होगा, ये देखो -AQ है, -AR कहीं पर +AR होगा, ये देखो ये कैंसिल हो गया। ठीक है, PDQ ये किस में है, प्लस में, कहीं पर -PDQ होगा, देखो -PDQ, ये देखो ये और ये है। इसी तरीके से ये जितने भी टर्म्स जो हैं ये सारे के सारे टर्म्स किसी न किसी के साथ क्या होंगे, कैंसिल होंगे। तो आप बस मल्टीप्लिकेशन कर लेना और सारे टर्म्स को ऐसा काट लेना, आप चेक भी कर सकते हो, और आंसर विल बिकम 0। तो यहाँ पर हमारा राइट हैंड साइड आ गया, यहाँ पर लिख देना RHS और यहाँ पर लिख देना हेंस प्रूव्ड करके। ठीक है, तो क्वेश्चन बड़ा था, थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन बड़ा था, लेकिन इसका आंसर क्या है, डायरेक्टली जो है मल्टीप्लिकेशन करने से आ जाते हैं, सारे टर्म्स क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है देखो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, वो n की क्या वैल्यू होगी जिससे द nth टर्म ऑफ दो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, देखो पहला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये है और दूसरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये है, तो वो कौन से नंबर के जो टर्म्स होंगे जो इसमें भी होंगे और इसमें भी होंगे और दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। अब देखो ये क्या होते जा रहे हैं, 63 65 67 इंक्रीज होते जा रहे हैं, ये भी 3 के बाद 10 के बाद 17, इस तरीके से ये भी क्या हो जा रहा है, इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो वो कौन से नंबर का टर्म होगा जो इसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा, ठीक है, वो हमको बताना है। ठीक है, तो जब इस तरीके का क्वेश्चन दे तो सबसे पहले क्या करना है, अज्यूम कर लेना है कि लेट द nth टर्म विल, लेट द nth टर्म ऑफ AP विल बी इक्वल। ठीक है, दोनों के nth टर्म जो होंगे वो आपस में क्या होंगे, ये हमने इक्वल कर लिया। ठीक है, अब देखो जो दो AP सीरीज है उसको लिख लेते हैं AP आर 63 65 67 डेस 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 डेस। ठीक है, ये पहला एपी है, एंड सेकेंड जो एपी है वो कितना है, देखो 3 10 17, सेकेंड एपी इज 3 10 17 एंड डेस डेस डेस। अगर इसको फर्स्ट एपी मानते हैं तो इसका फर्स्ट टर्म कितना होगा, मान लेते हैं A1, इसका फर्स्ट टर्म कितना होगा 63 होगा, इसका कॉमन डिफरेंस D1 कितना होगा, तो इसका कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म कितना है 65, फर्स्ट टर्म कितना है 63, माइनस कर दो कितना आएगा 2। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड एपी का जो फर्स्ट टर्म है इसको मान लेते हैं A1 डेज, और A1 डेज कितना है 3, उसके बाद कॉमन डिफरेंस निकालते हैं D1 डेज, तो यहाँ पर कितना मिलेगा, देखो सेकंड टर्म 10 है, 10 में से 3 को माइनस करो, कॉमन डिफरेंस कितना मिलेगा 7। अब हमने अज्यूम जो किया है उसमें हम लोग लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या वी हैव करके, यहाँ पर वी हैव हम लोग लिख लेंगे
वी हैव पहले वाले का एपी का nth टर्म an1 और दूसरे वाले के एपी टर्म का an1 डेज, ये दोनों आपस में कैसे हैं, इक्वल है, हमने अज्यूम किया है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखो a1 प्लस n-1। अब यहाँ पर n1 नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि हमने दोनों का nth टर्म को सेम लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर a1 और d1 तो आएगा लेकिन n1 नहीं आएगा। क्यों n1 नहीं आएगा, क्योंकि दोनों के वो टर्म तो इक्वल है, तो n1 n2 तो हो ही नहीं सकता। अब देखो यहाँ पर an1 डेज, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, a1 डेज प्लस यहाँ तो n भी सेम रहेगा क्योंकि n और n दोनों सेम है, लेकिन यहाँ क्या चेंज आ जाएगा, d1 डेज। अब दोनों वैल्यूज को पुट करो, पहले वाले एपी में देखो a की वैल्यू कितनी है, a1 की वैल्यू 63 है, प्लस n-1 और कॉमन डिफरेंस पहले वाले में कितना है, 2 का है, ठीक है। और उसके बाद a1 डेज में यहाँ पर कितना है, देखो 3, फिर यहाँ पर कितना है n-1 और d1 डेज कितना है, यह है हमारे पास 7, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं आगे क्या होगा हमारे पास, सॉल्व करते हैं इसको। तो देखो ये हो जाएगा 63, ये जो 2 है इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2n, ठीक है, कितना हो जाएगा 2n, और 2 इंटू -1 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद इसी तरीके से यहाँ जब करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3, 7 को जब n के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 7n और ये हो जाएगा -7। तो देखो 63 में से जब 2 जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा, 61 बचेगा और 61 प्लस 2n बचेगा, ठीक है। अब इसके बाद इधर कितना बचेगा, 3 में से -7 जाएगा तो यहाँ बचेगा -4 प्लस 7n। अब n को एक साइड करते हैं, बिना n वाले को एक साइड, तो ये जो -4 है इधर आकर कितना हो जाएगा, +4, तो 61 प्लस 4 इज इक्वल टू, इधर है हमारे पास 7n और इधर जाके ये कितना हो जाएगा, -2n। तो 61 प्लस 4 कितना हो जाएंगे, 65 हो जाएंगे, और 7 में से जब 2 जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा, n 5n बचेगा। फिर जब आप यहाँ से n की वैल्यू निकालोगे तो यह आ जाएगा 65 अपॉन में 5, तो 65 ये 5 1 जा और 5 13 जा। सो दोनों के 13th नंबर के जो टर्म होंगे, 13th नंबर ऑफ टर्म विल बी इक्वल। तो आपको यहाँ पर लिख देना है कि हेंस द 13th टर्म ऑफ द बोथ एपीज आर इक्वल, 13th नंबर के जो टर्म होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 22 क्या होता है, कंप्लीट होता है। चलते हैं हम लोग इसके बाद अगले एक्सरसाइज पर, जिसमें अरिथमेटिक मीन के बारे में समझना है, ठीक है। अब देखो अरिथमेटिक मीन क्या होता है, अगर आपके पास कोई भी दो नंबर हैं a और b, ठीक है, अगर उसका आपको अरिथमेटिक मीन निकालना है तो आप क्या करो, दोनों नंबर को ऐड करके क्या कर दो, 2 से जो है डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ये होता है सिंपल अरिथमेटिक मीन। जिन दो नंबर का अरिथमेटिक मीन निकालना है, दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो। जैसे एग्जांपल नंबर 11 देखो दिया है, फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ √2 + 1 एंड √2 - 1। तो इसमें से किसी को ले लो a और इसको ले लो b, और अभी अभी हमने अरिथमेटिक मीन को किससे रिप्रेजेंट किया था, कैपिटल A से। देखो यहाँ पर अरिथमेटिक मीन को कैपिटल A से रिप्रेजेंट किया है, और उसने क्या किया, दोनों टर्म्स को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया। तो देखो फर्स्ट टर्म ये है, सेकेंड टर्म ये है, जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो -1 और +1 कैंसिल हो जाएंगे, और ऊपर में क्या बचेगा आपके पास, देखो √2, तो दोनों ऐड होकर कितना हो जाएंगे, दोनों ऐड होकर 2√2, फिर ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो हमारा अरिथमेटिक मीन कितना आ गया, √2 जो है आ गया, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आपको। अब देखो एक फॉर्मूला हम लोग को यहाँ पर एक और पढ़ना है, जो कि डायरेक्टली इसका डेरिवेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। हम लोग सीधा फॉर्मूले पर जो है आएंगे, और हाँ ये है देखो, बाय लुकिंग द अबव पैटर्न वी कैन से द nth टर्म जो होगा, nth टर्म ये तो हम लोग देख चुके हैं, a + n-1 × d होता है, ठीक है। लेकिन जब आपको मीन निकालना होगा तब यहाँ पर a + nd हो जाएगा, ठीक है। चलो एग्जाम्पल नंबर 12 को देखते हैं, फिर इसके बाद हम लोग आगे के क्वेश्चन देखेंगे। क्या बोल रहे एग्जाम्पल नंबर 12, फॉर्म एन एपी बाई इंसर्टिंग 3 टर्म्स बिटवीन 11 एंड -5। आपको क्या करना है, 11 और -5 के बीच में 3 टर्म्स जो है आपको इसमें और इंसर्ट करने हैं। अब ये 3 टर्म्स ऐसे अपनी मर्जी से नहीं करने, वो 3 टर्म्स ऐसे होने चाहिए जो कि एक प्रॉपर एपी का फॉर्मेशन करें। तो देखो हमको इसके बीच में 3 नंबर चाहिए, तो हम लोग सबसे पहले अज्यूम कर लेते हैं। देखो यहाँ पर इसने अज्यूम किया हुआ है कि लेट a1 a2 एंड a3 बी 3 टर्म्स बिटवीन 11 एंड -5। तो अगर a1 a2 और a3 अगर 3 टर्म्स हैं तो फिर एपी सीरीज हमारा कैसा बनेगा, 11 a1 a2 a3 a5। तो देखो ये जो a1 है ये एक्चुअल में एपी सीरीज का कौन सा टर्म है, सेकेंड टर्म है a2। तो a2 का फॉर्मूला क्या होगा, a + d हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से जो कैपिटल A2 है,
तो कैपिटल A2 जो है वो एक्चुअल में क्या है, आपका थर्ड टर्म है, और थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A+2D। देखो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। उसी तरीके से जो A3 है, A3 आपका क्या बनेगा, A4 बनेगा, फोर्थ टर्म, और इसका फॉर्मूला क्या होगा, A+3D होगा। ठीक है। अब देखो अगर आपको सेकेंड टर्म चाहिए, मतलब कैपिटल A1, कैपिटल A2, कैपिटल 3 चाहिए, तो आपके पास क्या पता होना चाहिए, A और D पता होना चाहिए। तो देखो ये जो आपको दिया है ना 11 और -5, इसमें से फर्स्ट टर्म कौन सा है, 11 है तो A की वैल्यू तो आपको पता चल गई, और उसके बाद फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म आपको पता है कि A5 की वैल्यू कितनी है, -5। तो A5 को कैसे लिखा जा सकता है, A+4D। तो A+4D की वैल्यू कितनी आ गई, -5। तो A की वैल्यू हमारे पास 11 है, तो 11+4D इज इक्वल टू 5। अब 11 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास कितना बचेगा, 4D इज इक्वल टू, ये 11 इधर जाके, ये सॉरी -5 है, तो ये 11 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, -5 और ये -16, तो D की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, -4। अब देखो आपको A भी पता चल गया और D भी पता चल गया, तो फिर A1 कितना होगा, देखो A1 का फॉर्मूला मैंने बताया था, वो एक्चुअल में AP का सेकेंड टर्म है, और इसका फॉर्मूला क्या होगा, A+D। तो A की वैल्यू है 11, D की वैल्यू है -4, तो A1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 7। उसी तरीके से कैपिटल A2 जो कि एक्चुअल में उसका थर्ड टर्म है, तो A+2D, तो 11 -4 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 11 -8। 11 -8 मतलब हमारे पास 3 हो जाएगा, और उसके बाद A3 कितना हो जाएगा, A+3D। तो A की वैल्यू 11 + 3 और इसकी वैल्यू -4, तो 11 4 3 -12 मतलब -1 हो जाएगा। सो आपका पहला आंसर है 7, दूसरा आंसर है 3 और थर्ड आंसर है -1। तो इस तरीके से आपको किसी भी दो नंबर के बीच में AP क्या करना है, इंसर्ट करना है। ठीक है, तो ये बहुत लंबा चौड़ा बताया, मैंने आपको आसान से जो है इसको समझा दिया। ठीक है, यही क्वेश्चन अब हमको आगे एक्सरसाइज में भी मिलने को देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग उसके बाद अपने अगले एक्सरसाइज की तरफ, जिसका नाम है एक्सरसाइज 2। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत छोटा सा है और इवन सेकेंड क्वेश्चन भी बहुत छोटा है, तो मैं इसको यहीं पर सॉल्व करके बता दे रहा हूँ। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ 1/2 एंड -1/2। तो फर्स्ट में हम लोग क्या कर लेते हैं, लेट स्मॉल a, मतलब फर्स्ट टर्म 1/2 है और दूसरा टर्म b कितना है, -1/2। फिर इसके बाद आप लिखना WKT का मतलब होता है, वी नो दैट अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, a इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन में 2। तो यहाँ पर देखो a की वैल्यू है हाफ, b की वैल्यू है -1/2 डिवाइडेड बाई 2, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो ऊपर में कितना बचा, 0/2, मतलब आंसर विल बी 0। तो फर्स्ट का आंसर हमको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से सेकेंड क्वेश्चन में देखो, इसको ले लो a और इसको ले लो b और दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। तो अरिथमेटिक मीन के लिए क्या हो जाएगा, देखो x² प्लस 3xy प्लस y² माइनस 3xy डिवाइडेड बाई 2। तो ये देखो माइनस और प्लस कैंसिल हो गया, तो हमारे पास कितना बचा, x² प्लस y² डिवाइडेड बाई 2। तो सेकंड का आंसर हमारे पास x² प्लस y² अपॉन 2। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर सॉल्व कर दिया। नंबर थर्ड बोल रहा है, देखो अरिथमेटिक मीन एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर आर 7 एंड 45 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द नंबर्स। देखो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं अगले स्लाइड में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड हमको गिवन है। ठीक है, गिवन दैट पहले लिख लेते हैं, या दो नंबर पहले अज्यूम कर लेते हैं। सबसे पहले लेट द टू नंबर्स आर, एक्स वाई भी ले सकते हो, ए बी भी ले सकते हो, तो मैंने दो नंबर्स ले लिए, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। अब देखो आगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उनका जो अरिथमेटिक मीन है, अरिथमेटिक मीन मतलब इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, वो अरिथमेटिक मीन कितना है, 7 है। ठीक है, तो यहाँ पर a प्लस बी इज अपॉन में 2 इज इक्वल टू 7, ये जो 2 डिवाइड करे इधर जाके इसको मल्टीप्लाई करेगा, तो a प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 2 14 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद बोला है कि उन दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 45 है। तो प्रोडक्ट मतलब a इंटू बी, एंड a इंटू बी इज इक्वल टू 45। अब देखो हमको क्या करना है, ए और बी जो है हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो ए और बी फाइंड करने के लिए हमारे पास एक और इक्वेशन जो है होना चाहिए। तो देखो ये इक्वेशन 2 आप ले सकते हो। एक फॉर्मूला होता है जो कि कहां से आया मैं आपको बता रहा हूं। देखो a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है, ये किसके बराबर होता है, देखो
ए प्लस बी के होल स्क्वायर और माइनस 4ab के बराबर होता है। कैसे होता है देखो, जब आप लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab आएगा। जब आप इसको एक्सपांड करोगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर को, जो कि एक आइडेंटिटी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और बाजू में इसके क्या है 4ab। तो देखो माइनस 4ab में से जब 2ab जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस यहाँ कितना बचेगा माइनस 2ab। तो देखो इधर भी वही वैल्यू है, इधर भी वही वैल्यू है। तो एक्चुअल में ये जो फॉर्मूला होता है ये कोई आइडेंटिटी नहीं है, ये हमने खुद से डिराइव किया है। मैंने आपको प्रूफ भी बता दिया कि इधर की वैल्यू और इधर की वैल्यू आपस में कैसी है, सेम है, आप करके भी देख सकते हो। तो हम लोगों के पास एक इक्वेशन कौन सा है, देखो a प्लस बी तो है हमारे पास, अगर a माइनस बी होता तो लीनियर इक्वेशन से हम लोग एलिमिनेशन करके इसको सॉल्व कर लेते। तो फिर मैं यही फॉर्मूला यहाँ पर जो है यूज करूंगा, सिंस वी नो दैट, ठीक है। अब ये जब इस तरीके का आपको क्वेश्चन दिया हो ना, जिसमें a प्लस बी दिया हो और a इंटू बी दिया हो, तो वहां पर आंख बंद करके इसी फॉर्मूले को आप क्या कर लेना, यूज कर लेना दूसरा इक्वेशन निकालने के लिए। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी कितना है हमारे पास 14, तो ये हो जाएगा 14 का स्क्वायर, फिर 4ab की जगह हमारे पास कितना है देखो 45। तो देखो ये 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 होता है, ठीक है। और 45 फोर जा कितना होता है, तो ये होता है 180 होता है, ठीक है। आप करके देख लेना, ठीक है। अब देखो 96 में से 180 जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा, तो हमारे पास बचेगा 16। तो ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है a माइनस बी के होल स्क्वायर की। अगर हमको सिर्फ और सिर्फ a माइनस बी चाहिए तो ये होल स्क्वायर इधर जाके कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, और यहां से हमारे पास ये किसकी वैल्यू बनकर आ जाएगी, a माइनस बी इज इक्वल टू 4। अब ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। क्यों हमने इक्वेशन नंबर 3 निकाला, तो देखो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है जिसमें a प्लस बी इज इक्वल टू 7 है, और हमारे पास तीसरा इक्वेशन है जिसमें a माइनस बी इज इक्वल टू 4 है। अब देखो दोनों को एलिमिनेशन मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं, तो देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को हम लोग क्या कर देते हैं ऐड। तो हमारे पास क्या है देखो a प्लस बी इज इक्वल टू 14 था, और अभी हमारे पास क्या है a माइनस बी इज इक्वल टू 4 है। दोनों को ऐड कर दो, प्लस बी माइनस बी कैंसल, a और a कितने हो जाएंगे 2a, और ये देखो 14 प्लस ये कितना हो जाएगा 18। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी देखो 18 डिवाइडेड बाई 2, मतलब a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 9, ठीक है। सो पहली नंबर हमारे पास कितनी आ गई 9। तो दूसरा नंबर निकालना है तो क्या करोगे, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, चाहे इक्वेशन 1 में करो चाहे थर्ड में करो। जैसे अगर मैं थर्ड में कर देता हूं तो a के जगह 9 माइनस बी इज इक्वल टू 4। तो देखो क्या हो जाएगा, माइनस बी उधर चले जाएगा, प्लस 4 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो फिर हमारे पास b की वैल्यू कितनी बचेगी, b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5, ठीक है। आई होप अब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसका आंसर एक वैल्यू है 9, दूसरी वैल्यू है 5, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप इसको एक और बार रिवाइंड करके देख लो, ये स्पेशल फॉर्मूला है, ये याद रखना। और ये जो चीज मैंने बताई एग्जाम में आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ मैंने आपको प्रूफ के लिए बताया था कि ऐसा होता है, कहाँ से आया करके। सिर्फ आप ये स्टेटमेंट लिखोगे और ये फॉर्मूला को अच्छे से कॉपी में नोट कर लो। जब भी आपको a प्लस बी दिया हो और a इंटू बी दिया हो तो आप इसी फॉर्मूले को यूज कर सकते हो, या अगर a माइनस बी दिया हो तब भी यूज कर सकते हो, क्योंकि ये जो माइनस 4ab है ये इधर जाके प्लस 4ab भी तो बन सकता है, मतलब a प्लस बी के होल स्क्वायर को भी हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab जैसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले को याद रखना है आपको, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कंप्लीट होता है। देखो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है देखो, अरिथमेटिक मीन एंड द सम ऑफ स्क्वायर। देखो अरिथमेटिक मीन, तो सबसे पहले तो दो नंबर एज्यूम कर लो a और b, तो उसका अरिथमेटिक मीन क्या निकलेगा, a प्लस बी अपॉन में 2 इज इक्वल टू 6। मतलब यहां से आपको मिल गया a प्लस बी इज इक्वल टू 6 2 जार 12, पहला इक्वेशन। उसके बाद बोल रहा है एंड द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नंबर्स। तो दो नंबर्स कौन कौन से a और b, तो उनके स्क्वायर का समेशन, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 90 है। तो फाइंड द नंबर्स, तो नंबर्स हमको फाइंड करने हैं। देखो इसको मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूं, इक्वेशन 1 का दोनों साइड क्या कर दो होल स्क्वायर कर दो। क्यों कर रहे हो मैं बता रहा हूं, देखो जब आप दोनों साइड होल स्क्वायर करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहां से देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और 12 का स्क्वायर होता है 144। अब देखो
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है कितना है 90, तो आप यहाँ पर रख दो 90। सो 90 प्लस 2ab इज इक्वल टू 144। अब ये 90 इधर जाके माइनस हो जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा 2ab इज इक्वल टू बचेगा 54। तो ab की वैल्यू कितनी आ जाएगी 27। अब देखो इसके पहले वाला जस्ट क्वेश्चन बन गया क्योंकि उसमें भी a प्लस बी इज इक्वल टू हमारे पास 14 था, बस यहाँ पर a प्लस बी इज इक्वल टू 12 है और a इंटू बी इज इक्वल टू 27 है। तो जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था बिल्कुल उसी तरीके से आप इसको क्या कर लेना सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4 को मैंने हाफ सॉल्व कर दिया है। आपके पास दो इक्वेशन है, कौन कौन से, पहला इक्वेशन आपके पास है a प्लस बी इज इक्वल टू 12 और दूसरा इक्वेशन है a इंटू बी इज इक्वल टू 27। तो आप क्या करना a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाना और वहां से a माइनस बी निकाल लेना, फिर ये जो आएगा इसको इसके साथ ऐड कर लेना, a निकल जाएगा, फिर b की वैल्यू आप वहां से निकाल सकते हो। ठीक है, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जो सेम क्वेश्चन है उसको सॉल्व करके वीडियो का लेंथ बढ़ाने का कोई रीजन नहीं है, ठीक, वही मतलब नहीं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम टू सेम है, तो दोनों में से मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करना। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, फॉर्म एन एपी, आपको एक एपी सीरीज फॉर्म करना है और इंसर्ट करना है क्या 6 नंबर्स 6 टर्म्स किसके किसके बीच में -4 एंड -4 एंड 10 के बीच में। तो एग्जांपल तो मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया था, लेकिन फिर भी मैं इसको क्या करता हूँ डिटेल में आपको क्वेश्चन नंबर 5 को लिखा देता हूँ कैसे आपको लिखना है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 आपको 6 टर्म्स बोला है, तो हम लोग अज्यूम कर लेते हैं लेट द 6, ये 7 भी बोल सकता है, 5 भी बोल सकता है, 3 भी बोल सकता है, कुछ भी टर्म्स बोल सकता है। लेट द 6 टर्म्स आर A1, A2, A3, A4, A5 and A6. So the AP will be, तो AP तुम्हारा कैसा दिखेगा, देखो AP कैसा दिखेगा -4 और 10 के बीच में चाहिए ना, तो देखो AP कैसा दिखेगा -4 A1 A2 A3 A4 A5 और A6। ठीक है, और लास्ट में हमारे पास कितना रहेगा 10। देखो यही चीज दिया था -4 और 10 के बीच में हमको ऐड करना था। सो देखो यहाँ पर हियर फर्स्ट टर्म हमारा कौन सा होगा, फर्स्ट टर्म तो होगा हमारा -4 होगा क्योंकि यही एपी में फर्स्ट दिख रहा है। तो 10 कौन से नंबर का टर्म होगा, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8th नंबर का टर्म कौन सा होगा आपका 10 होगा। देखो बहुत लोग क्या गलती करते हैं कि इसको 6 काउंट करते हैं और 6 + 1 7th टर्म है करके इसको A7 लिख देते हैं और आंसर क्या होता है गलत आता है। आप 4 से भी तो काउंटिंग चालू करोगे ना, तो ये हो गया 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7 फिर 8। तो लास्ट वाला टर्म में जो है आपको इस तरीके से काउंटिंग करनी, 7th टर्म नहीं लिखना है। अब देखो A8 का फॉर्मूला क्या होगा, तो 8 तो आएगा ही, 8 में से एक कम करो 7 D के साथ मल्टीप्लाई करो इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब देखो A की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, A की वैल्यू थी हमारे पास -4 प्लस 7D इज इक्वल टू 10। तो -4 इधर जाके +4 हो जाएगा और हमारे पास 7D इज इक्वल टू 10 + 4 कितना मिलेगा 14। तो यहाँ से D की वैल्यू कितनी मिलेगी 14 डिवाइडेड बाई 7, तो मतलब 2। ये 7 इसको जाके डिवाइड करेगी इधर, तो कितना आ जाएगा D। अब आपके पास A और D है तो आप दुनिया के कोई भी टर्म्स आप निकाल सकते हो। तो देखो ये जो कैपिटल A1 है ये एक्चुअल में फर्स्ट टर्म नहीं है, फर्स्ट टर्म तो 4 है, ये सेकेंड टर्म है। तो A1 विल बी एक्चुअल में सेकेंड टर्म है और सेकेंड टर्म का फॉर्मूला क्या होगा A प्लस डी। तो A हमारे पास है -4 और D हमारे पास कितना है 2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से जब आप कैपिटल A2 निकालोगे तो कैपिटल A2 एक्चुअल में कौन है थर्ड टर्म है, तो मतलब A प्लस 2D। तो A के जगह आ गया -4 और यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू 2 मतलब -4 + 4 मतलब 0। इसी तरीके से आप अगला निकालना, ठीक है, तो 2 2 ऐड करते जाओ तो A3 विल भी हो जाएगा 2, A4 विल भी हो जाएगा 4, A5 विल भी हो जाएगा 6 और A6 विल भी हो जाएगा 8। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो बाकी टर्म्स जो है निकाल सकते हो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 जो है हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है
If an arithmetic progression, the mean of pth term and qth term is equal to the mean of rth term and sth term, then prove that p plus q is equal to r plus s। पहली बार जब आप क्वेश्चन को देखोगे तो देख के ही डर लगेगा क्या क्या दिया हुआ है करके, ठीक है, जबकि बहुत इजी है, ठीक है, ये एग्जाम में भी आपको देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। अब यहाँ पर p प्लस क्यू टर्म नहीं बोला है, इसने बोला कि जो pth टर्म है, pth टर्म मतलब ए पी, qth टर्म मतलब ए क्यू, इनका मीन किसके बराबर है, आर्थ टर्म मतलब ए आर प्लस किसके, ए एस के बराबर है। तो अब आपको ये प्रूफ करना है p प्लस क्यू इज इक्वल टू आर प्लस एस। तो इसको p प्लस क्यू मत लिखना ना, ये pth टर्म एंड qth टर्म है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक चीज अज्यूम कर लेते हैं, और वो चीज क्या है, लेट द फर्स्ट टर्म, जहां जहां नहीं दिया रहेगा ना किसी क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म ये है सेकंड टर्म ये है, तो आप वहां पर ये स्टेटमेंट लिख के उसको पूरा कर देना कि लेट द फर्स्ट टर्म बी स्मॉल ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी, ठीक है। कहीं पर भी अगर क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म दिया नहीं है कि ये है करके, तो आप वहां पर खुद से अज्यूम कर लेना कि फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है करके, ठीक है। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं थोड़ा सा, pth टर्म मतलब AP, qth टर्म मतलब AQ, इसका मीन मतलब AP प्लस AQ अपॉन में 2, ये किसके बराबर है, rth टर्म मतलब AR और sth टर्म मतलब AS अपॉन में 2। तो देखो 2 और 2 दोनों साइड से क्या हो गए, कैंसल। तो AP का फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो A प्लस P माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि फर्स्ट टर्म है कॉमन डिफरेंस D है, ठीक है। अब उसके बाद क्यूथ टर्म हमारे पास क्या होगा, देखो तो A प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू किसके बराबर है, आर्थ टर्म। तो आर्थ टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी, और उसके बाद से एस्थ टर्म, तो एस्थ टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस एस माइनस 1 इंटू डी। अब इसको दोनों साइड को क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। देखो a प्लस ए विल बी एडेड अप एंड इट विल बिकम 2a, इस d को यहां मल्टीप्लाई करो। तो जब d को यहां पर मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा आपका p इंटू डी, और d को जब -1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा माइनस डी। ये इस a को तो हमने ऐड कर लिया है, इसी तरीके से q को जब d के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा क्यू डी, d को जब -1 के साथ करोगे तो ये हो जाएगा माइनस डी। उसी तरीके से ये वाला a और ये वाला a दोनों ऐड होकर कितने हो जाएंगे, 2a, और r के साथ, इस r के साथ जब d का करोगे तो ये हो जाएगा प्लस आर डी, और d को जब -1 के साथ करोगे तो ये हो जाएगा माइनस डी। इस s का d के साथ करोगे तो ये हो जाएगा एस डी, इस d को -1 के साथ करोगे तो ये हो जाएगा माइनस। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये प्लस 2a जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो राइट हैंड साइड के 2a के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस डी इस माइनस डी के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस डी इस माइनस डी के साथ कैंसिल हो जाएगा। आपको पता होगा कि जब दो साइड में साइन सेम हो, नंबर सेम हो, तो उसको कैंसिल किया जा सकता है। तो यहाँ हमारे पास क्या बच रहा है, देखो पी डी, और यहाँ क्या बच रहा है हमारे पास क्यू डी। उसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास क्या बच रहा है, आर डी, और यहाँ पर क्या बच रहा है, एस डी। अब ध्यान से जब देखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड से एक और चीज कॉमन है जो कि डी है, और अंदर में क्या बचेगा, p प्लस क्यू। उसी तरीके से राइट हैंड साइड में भी यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, d को कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर में क्या बचेगा, r प्लस एस। अब दोनों साइड से d और d कैंसिल हो गए, तो हमारे पास यहाँ क्या बच गया, p प्लस क्यू इज इक्वल टू आर प्लस एस, और यही चीज तो हमको प्रूफ करनी थी। सो हेंस क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया, ठीक है। चलो आज के चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट है और इस वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन है, और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, एन टर्म्स लाई बिटवीन 7 एंड 49, 7 और 49 के बीच में जो है कितने टर्म्स लाइज कर रहे हैं, एन टर्म मतलब A1 A2 ऐसे करके एन टर्म, ठीक है। इफ द रेशियो ऑफ फोर्थ टर्म, अब इसमें का चौथे नंबर का टर्म, यहां से काउंट नहीं करना है, चौथे नंबर का टर्म जो बीच में है उनमें का, मतलब फोर्थ नंबर का टर्म, ठीक है, और n माइनस वंथ टर्म इज 5:4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो देखो इससे पहले वाले जब इंसर्टिंग वाले हमको एपी बनाने थे तो इसको फर्स्ट टर्म कंसिडर करते थे, इसको सेकंड टर्म करते थे, इसको थर्ड टर्म करते थे, ठीक है। लेकिन अभी क्या करना है हमको कि इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो बीच में जो नंबर्स है ना उनका फोर्थ टर्म मतलब A4, और जब यहां से काउंट करेंगे तो वो क्या बनेगा, फिफ्थ टर्म मतलब
ए फिफ्थ जो स्टार्टिंग से होगा वो बीच का कौन सा टर्म बनेगा, फोर्थ टर्म। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ए प्लस 4d। ठीक है, फिफ्थ ए फोर का फॉर्मूला यही बनेगा और वो एक्चुअल में ए फोर कैपिटल है। और ए एन माइनस वन, तो ए एन माइनस वन का फॉर्मूला क्या बनेगा, इसी तरीके से ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अब इन दोनों का रेशियो हमको दिया है 5:4। तो देखो फर्स्ट टर्म तो हमारा हो जाएगा 7, ये जो 49 है ये कौन से नंबर का टर्म होगा, तो देखो ये फर्स्ट टर्म 1 और बीच में कितने टर्म है n, और ये कौन सा है +1, मतलब ये जो 49 है ये कौन से नंबर का टर्म होगा, n+2 नंबर का टर्म होगा। तो पहले इसको लिख लेते हैं गिवन दैट, उसके बाद इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग एज्यूम कर लेते हैं सबसे पहले लेट द फर्स्ट टर्म and common difference of AP is small a and d। फर्स्ट टर्म क्या है, a है, कॉमन डिफरेंस कितना है, d है। तो और हमको बोला है एंड n टर्म्स लाइज बिटवीन 7 and 49। ठीक है, अब देखो जब n टर्म लाइज कर रहे हैं मतलब यहाँ पर फर्स्ट टर्म कौन सा होगा, 7 होगा। और मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो 49 है ये कौन से नंबर का टर्म बनेगा, ये तो फर्स्ट है, फिर बीच में n है और +1 मतलब n+2 टर्म। तो हमारे पास क्या है, a n+2 टर्म की जो वैल्यू है वो कितना है, 49 है। ठीक है, ये हमारे पास गिवन है। अब देखो a n+2 का फॉर्मूला क्या बनेगा, a प्लस n+2, ये तो एक टर्म होगा n। जब आपके पास सिर्फ ए एन रहता है तो आप ब्रैकेट में क्या करते हो, n-1 करते हो, लेकिन यहाँ तो n+2 है तो ये n+2 फिर -1 इंटू डी इज इक्वल टू 49। अब देखो a की वैल्यू आप पुट कर दो यहाँ पर 7, तो 7 2 में से 1 जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा, n+1 और इंटू डी इज इक्वल टू 49। अब ये जो 7 है जो किधर प्लस कर रहा है उधर जाके क्या करेगा, माइनस करेगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, n+1 इंटू डी, और 49 में से 7 जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा, 42। तो यहां से कॉमन डिफरेंस डी कितना आ जाएगा, देखो 42 अपॉन में n+1। तो ये हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस जो है आ गया। ठीक है, इस कॉमन डिफरेंस को रख लेते हैं, आगे हमारे लिए क्या होगा, ये काम आएगा। ठीक है, अब देखो हमको क्वेश्चन में दिया है, अब आगे चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसके बीच में जितने भी टर्म्स है ना, जैसे a1 है, a2 है, a3 ऐसे करके n टर्म है, उसका फोर्थ नंबर का टर्म, तो वो तो बीच का फोर्थ टर्म बोला, लेकिन स्टार्टिंग से कौन से नंबर का टर्म होगा, a फिफ्थ होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, a प्लस 4d। उसी तरीके से n-1 बीच का बोला है, लेकिन यहां से कौन सा बनेगा, a n+1, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये a प्लस n-1 इंटू डी। या आप इसको याद भी कर सकते हो कि जब इस तरीके के क्वेश्चन में जो भी टर्म्स दिए होंगे उन टर्म्स को एज इट इज लिख देना। जैसे बाकी में हम लोग डी के सामने एक कम करके लिखते थे, लेकिन इसमें फोर्थ टर्म बोला है तो a+4d, n-1 टर्म बोला है तो a+n-1 टर्म ही आपको लिख देना है करके। ठीक है, ये एक या दो ही क्वेश्चन है, आपको एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और एक एक्सरसाइज में, और दोनों में से एक क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, फोर्थ टर्म बोला था बीच का, लेकिन स्टार्टिंग से कौन सा टर्म होगा, फिफ्थ टर्म। उसी तरीके से n-1 टर्म्स बोला था तो वो स्टार्टिंग से कौन सा टर्म होगा, an, तो उसका फॉर्मूला हमने यहाँ पर रख दिया। अब देखो a की वैल्यू आपके पास कितनी है, 7, तो ये हो जाएगा 7 + 4d। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास कितना आएगा, यहाँ पर 7। अब यहाँ पर देखो ये जो हमारे पास है इसको एज इट इज रहने देते हैं, n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 5/4। अब आप चाहो तो इसके बाद आप क्या कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो देखो 7 इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, तो 7 4 जा 28 और 4 4 जा कितना हो जाएगा, ये 16d हो जाएगा। उसी तरीके से 5 इंटू 7 करोगे तो कितना हो जाएगा, 35, और 5 इंटू ये करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 5d इंटू n-1। अब क्या करते हैं, डी को एक साइड करते हैं और बिना डी वाले को एक साइड करते हैं। तो देखो ये 28 को यहीं रहने देते हैं, ये 35 जब इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा, -35। अब 5d को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, या 5 को मल्टीप्लाई करते हैं, d को यहीं रहने देते हैं। 5 को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5n - 5, और ये 16d इधर जाके कितना हो जाएगा,
16d हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जब आप 28 में से 35 को माइनस करोगे तो यहाँ आपको मिलेगा -7। अब d को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो तो 5 इंटू n इंटू डी, और d जब 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 5d, और ये हो जाएगा -16d। अब इसके बाद आप इसको सॉल्व जब करोगे तो ये आपको क्या देगा, देखो -7 और यहाँ बचेगा 5 इंटू n इंटू डी, और यहाँ -5 और -16 कितने हो जाएंगे -21d। अब देखो आप d की वैल्यू पुट करते जाओ तो 5n, देखो d की वैल्यू हमारे पास कितना है 42 अपॉन में n प्लस 1, तो यहाँ पर आप d की जगह रख दो यहाँ पे 42 अपॉन में n प्लस 1। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ भी रख दो 21 और d के जगह यहाँ रख दो 42 अपॉन में n प्लस 1। जब आप दोनों का एलसीएम लोगे, देखो 5n को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको कितना देगा 210 आपको देगा। ठीक है, सो 210n अपॉन में क्या मिलेगा हमको n प्लस 1। फिर इसके बाद हमारे पास कितना है, यहाँ है 21, और 21 को जब हम लोग 42 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो करके देख लेते हैं हम लोग 21 इंटू 42, तो ये आएगा 882। ठीक है, यहाँ आएगा -882 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। देखो दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम है तो एलसीएम तो सेम आएगा, और ये एलसीएम इधर जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मैं डायरेक्टली कर दे रहा हूँ। देखो -7 और n प्लस 1 यहाँ आ जाएगा, और दोनों के डिनोमिनेटर सेम होने के कारण दोनों को आपस में हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। किस तरीके से, ये देखो दोनों के न्यूमरेटर को हम लोग आपस में डायरेक्टली माइनस कर सकते हैं क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर क्या था, सेम था। अब इसके बाद आगे देखो -7 इंटू n कितना हो जाएगा -7n, -7 इंटू 1 हो जाएगा -7, इज इक्वल टू हमारे पास कितना बच रहा है 210 एंड -882। ठीक है, अब इसके बाद आगे देखो ये जो 210 है इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं तो ये हमारे पास कितना बचेगा -7n और प्लस 210 इधर आकर हो जाएगा -210। अब इसके बाद यहाँ कितना बचेगा, देखो -882 और ये इधर जाकर कितना हो जाएगा +7। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ कितना बच गया, देखो -217n, और यहाँ पर कितना बच गया हमारे पास, देखो -882 एंड +7, तो ये हो जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू -8 और बचेगा 75। ठीक है, अब दोनों साइड से क्या हुआ, माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, तो हमारे पास n की वैल्यू कितनी, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो n की वैल्यू क्या आएगी 875 डिवाइडेड बाई 217, तो ये अप्रोक्सीमेटली आएगा 4 पॉइंट समथिंग। लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स तो डेसिमल में नहीं हो सकते, इसीलिए यहाँ पर हम लोग n की वैल्यू जो 4 पॉइंट समथिंग आएगी उसको क्या कंसिडर करेंगे, 5 जो है हम लोग इसको कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो आप इसको जब डिवाइड करोगे तो 4.0 मत लिखना, इसको क्या लिखना, डायरेक्टली जो है 5 जो है इसको लिखना। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज सेकंड कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 3 के क्वेश्चन। तब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।